नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण और किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में जो पहला टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज आता है। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जो 19वीं से 20वीं शताब्दी में हुआ, उसके पहले का हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। सामाजिक सुधार जो हुआ कि सबसे पहली लहर कहाँ चली थी? सबसे पहली लहर चली थी बंगाल में उठी थी, क्योंकि उस समय बंगाल ही सबसे पहले अंग्रेजी गतिविधियों का केंद्र बना। अतः बंगाली ही सर्वप्रथम अंग्रेजों के कांटेक्ट में आए। तो पाश्चात्य जगत से जो अंग्रेजों का जो संपर्क हुआ सबसे पहले बंगालियों का हुआ। अतः बंगाल से ही सुधार आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। अब इसी में जब हम इस टॉपिक में आगे आते हैं तो हमें यह समझना होगा कि राजा राम मोहन रॉय किससे प्रभावित थे। तो बंगाल में उस समय एक आंदोलन चला था जिसका नाम था युवा बंगाल आंदोलन। तो बंगाल में नव चेतना लाने के लिए का जो सबसे पहला जो प्रयास था, इसके नेता एक थे एंग्लो इंडियन हेनरी विबियन डेरोजियो, और इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचारों से बंगाल की युवा को काफी उन्होंने प्रभावित किया था। इसी से राजा राम मोहन रॉय काफी प्रभावित थे। तो राजा राम मोहन रॉय को हम कैसे आज पढ़ेंगे? राजा राम मोहन रॉय को सबसे पहले इनके द्वारा जो किए गए काम है, इनके काम बेसिकली शिक्षा और साहित्य से है, धार्मिक सुधार से और सामाजिक सुधार से। इनके जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ पॉइंट्स आपको रटने नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स जब सामाजिक सुधार आंदोलन की बात होगी ना, जैसे कि ब्रह्म समाज का जो निर्माण हुआ या ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई, तो आप सीधा सीधी रट लेते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 को हुई। लेकिन अगर आप ये समझ लो कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्या हुई, क्या ऐसे पृष्ठभूमि बनी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज से सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? राजा राम मोहन रॉय ने किया। पहले ही हमने बताया कि बंगाल में जो सबसे पहले आंदोलन हुआ एक एंग्लो इंडियन के द्वारा हुआ, जिनका नाम क्या था? हेनरी विबियन डेरोजी। और इसी डेरोजी से राजा राम मोहन रॉय सबसे ज्यादा प्रभावित। तो बंगाल में जो सुधार आंदोलन का जो प्रभाव ये नेतृत्व किया किसी इंडियन ने, तो किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने किया। अब अक्सर क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे आते हैं होगा कि राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, नव प्रभात का तारा, और एक और इंपॉर्टेंट है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को क्या माना जाता है या किन नामों से माना जाता है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में इन्हें सबसे प्रमुख रूप में जाना जाता है। अब राजा मोहन रॉय की जो फर्स्ट जो ग्रंथ थी या बुक जो थी वो थी 1809 में छपी, और उसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादी का मतलब एक देव में या एक भगवान में, एक ईश्वर में आस्था। इनकी ये जो पुस्तक थी ये फारसी भाषा में थी, और ये इनकी क्या सबसे पहली पुस्तक थी। अब हम राजा राम मोहन रॉय को जब समझते हैं तो सबसे पहले शिक्षा और साहित्य में इनका क्या योगदान था, क्योंकि इन्हें बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबों का था पब्लिश किया, और शिक्षा में भी बहुत सारे इन्होंने स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी का स्थापना की थी। तो 1817 में डेविड हेयर ये भी एक अंग्रेज था, डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना के पीछे तर्क क्या था कि भारतीयों को रूढ़िवादिता से अगर बाहर निकालना है तो भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 1825 में, अब राजा राम मोहन रॉय सिर्फ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो अपने हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहते थे, और उसकी अच्छाइयों को भी वो जानते थे और कुरीतियों को भी जानते थे। तो उन अच्छाइयों को भी वो लाना चाहते थे। इसी वास्ते, इसी पर्पस के लिए 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय में। और वेदांत कॉलेज, जैसा कि नाम से ही वेदांत कॉलेज की जो स्थापना का उद्देश्य क्या था कि इसमें पश्चिमी दर्शन और भारतीय विद्या की जो अच्छी चीजें हैं उन दोनों को मिक्स करके वेदांत कॉलेज में इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। 1821 में क्या आता है, फिर इन्होंने कुछ साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो 1821 में संवाद कौमुदी, और इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसी पत्रिका में इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध
दर्ज किया। और अक्सर एग्जाम में आता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ। फिर 1822 में इन्होंने क्या किया, मिरात उल अखबार, यानी कि एक फारसी भाषा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय क्या थे, बहुत भाषाओं के जानकार थे। फिर इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन का भी इंग्लिश में प्रकाशन किया। बंगला व्याकरण का संकलन इन्होंने किया। 1830 ईस्वी में क्या होता है, अकबर सेकंड, इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी 1830 ईस्वी में अकबर सेकंड ने, और तभी से इनके नाम के आगे राजा उपाधि लग गई। और राजा की उपाधि दे करके इन्हें इंग्लैंड भेजा, जो हिंदुस्तानियों का जो मांग था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसको ध्यान से समझना कि राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गए तथा भारतीय जो मांगे थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे। 33 में इनकी इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। अब हम इनके कुछ काम पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि चीजों को समझने और याद करने में आपको आसानी। फर्स्ट ग्रंथ हमने जैसा कि पहला ही देखा कि फारसी भाषा में इनका था। फारसी भाषा में उस ग्रंथ का नाम है तोहफत उल मुहद्दीन, और उसी को हिंदी में जब हम कहेंगे तो एकेश्वरवादियों को उपहार, ये 1809 में था। तो एकेश्वरवाद को इन्होंने सब धर्मों का मूल बताया, और इसी किताब में यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार में इसमें मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। ईसाई धर्म का प्रभाव था इनके ऊपर। अब ये आप ध्यान से समझना। अब हम आ रहे हैं इस चीज के बैकग्राउंड को समझना चाह रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई। तो जैसा कि इनका संपर्क पाश्चात्य सभ्यता से था, तो ईसाई धर्म का भी इनके ऊपर प्रभाव था। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। इस बुक में क्या था कि ईसाई के जो चमत्कारी कहानियों का विरोध था। अब हम जैसा कि पहले ही देख चुके थे कि हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसके आलोचक थे, अतः ईसाई दोस्तों को लगा कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई। चर्च से लौटते वक्त इनके दो मित्रों के द्वारा पृथक पूजा स्थल के स्थापना का विचार दिया गया, यानी कि इनके मन में आया कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उस कमियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसके लिए एक पृथक पूजा स्थल की इन्होंने क्या की, एक स्थापना का विचार इनके मन में आया, और उसी विचार के द्वारा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। अब यहां पे आप ध्यान देना कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 को एग्जाम में आता है, और यही ब्रह्म सभा क्या हो कहला गई। बाद में 1829 में यह ब्रह्म समाज कहलाने लगा। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो कमियां थी उसमें सुधार करने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज द्वारा बहुत सारे समाज के सुधार किए गए, समाज सुधार कार्य किए गए। अब क्या क्या कार्य थे, जैसे जाति व्यवस्था में जो भी कमियां थी, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात की गई ब्रह्म समाज के द्वारा। फिर आधुनिक शिक्षा पे जोर दिया गया। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया, क्योंकि ये कहां चले गए थे, राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाने के बाद फिर क्या हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भी एक तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, 1839, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद 1856 में जब हम आ जाते हैं तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किनके हाथ में आ जाता है, केशव चंद्र सेन के हाथ में आ जाता है। अब लास्ट जो पॉइंट है कि 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक कहलाया आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व कौन किया, देवेंद्रनाथ ने किया, और दूसरा जो उसका भाग कहलाया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसका नेतृत्व किसने किया, केशव चंद्र सेन ने। तो आज के वीडियो में आपके जितने पॉइंट्स बताए गए हैं राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के बारे में, क्योंकि ब्रह्म समाज किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ के द्वारा जब आप इसे अपने दिमाग में उतारेंगे तो ये चीजें और आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।